Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Engineer Shahzad Ashraf from your favorite channel Top Spot Physics. And once again students, MD CAT, ECAT और PPSC एग्जाम्स के हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है वर्क एंड एनर्जी से रिलेटेड। स्टूडेंट वर्क एंड एनर्जी के बारे में बताता चलूं कि यहाँ पे समटाइम जो पास पेपर है वहाँ पे कुछ टेक्निकल क्वेश्चन जो हैं वो आए हुए हैं। तो जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तो इंशाल्लाह आप तमाम तरह के जो टेक्निकल क्वेश्चन हैं उनको अप्रोच कर पा रहे होगे। और सेकेंडली इस वीडियो की खास बात कि यहाँ पे शामिल रहेंगे स्टूडेंट्स एमडी कैट पास पेपर और ई कैट पास पेपर में आए हुए कुछ सवाल जिनको आप सॉल्व करने के बाद आप वर्क एंड एनर्जी के यूनिट्स को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो अंडरस्टैंड कर पा रहे होगे। तो आइए स्टूडेंट्स हम जल्दी से वर्क एंड एनर्जी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वी हैव टू डिफाइन वर्क। हमें वर्क की जो है वो डेफिनेशन करनी है। तो अगर हम वर्क की डेफिनेशन की तरफ जाएं तो स्टूडेंट्स वर्क जो है उसकी पहली डेफिनेशन तो ये है, जो वर्क है दैट इज एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये तो आपने पहली डेफिनेशन पढ़ रखी है कि अगर आप स्केलर प्रोडक्ट ले लो किसका भला, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, तो वो क्या कहलाता है, वर्क कहलाता है। लेकिन इसको मैं एलेबोरेट करके लिखूंगा। लेकिन अगर आप वर्क के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख रहे हो तो W इज इक्वल टू एफ डॉट डी होगा। स्टूडेंट्स अगर आप एफ डॉट डी को एलेबोरेट करके लिखोगे तो दैट कम्स आउट टू बी एफ डी कॉस थीटा। लेकिन मैं एफ डी कॉस थीटा को थोड़ा सा अमेंड करके लिख रहा हूँ ताकि मैं वर्क को एक और तरह से डिफाइन कर सकूं। तो दैट बिकम्स एफ कॉस थीटा इंटू डी। ये वाला एक्सप्रेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप इस एक्सप्रेशन को अंडरस्टैंड करोगे तो आप वर्क को एक और तरह से भी डिफाइन कर सकते हो। पहली डेफिनेशन तो समझ आ गई स्टूडेंट्स। दूसरी डेफिनेशन को समझने के लिए लेट्स टेक एन एग्जांपल। लेट्स सपोज हमारे पास एक टॉय कार है स्टूडेंट्स, उसको हम लोग एक फोर्स लगा के जो है वो स्ट्रेच कर रहे हैं। लेट्स सपोज स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक टॉय कार है, ओके। और आप लोग क्या कर रहे हो, आप इसके ऊपर एक फोर्स लगा रहे हो और फोर्स मैं यहाँ पे ड्रॉ करने जा रहा हूँ। जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं स्टूडेंट दैट इज एफ। ये है इस कार पे लगने वाली फोर्स जिसका नाम मैंने बोला एफ। और ये कार इस फोर्स की वजह से इस डायरेक्शन में कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है एंड दैट डिस्प्लेसमेंट इज एक्चुअली डी। और दोनों के बीच में एंगल बन रहा है थीटा। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो फोर्स है उसको दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि ये वाला जो कंपोनेंट बनेगा ये एक्चुअली क्या बनेगा, एफ कॉस थीटा। और जो वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा दैट विल एक्चुअली बी एफ साइन थीटा। बेटे अब यहाँ पे दो चीजें हैं कि वर्क के फॉर्मूले में कॉज ही क्यों आता है, और दूसरी बात ये है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे एफ साइन थीटा का कर रहे हैं और एफ कॉस थीटा का कर रहे हैं। इन दोनों चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं। स्टूडेंट एफ साइन थीटा चाह रहा है कि ये कार जो है ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करे क्योंकि इसकी डायरेक्शन आप लोगों को नजर आ रही है ये अपवर्ड है। और ये जो एफ कॉस थीटा है ये चाह रहा है कार जो है ये हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट मूव करे, हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट पाथ में मूव करे। अब स्टूडेंट्स एक लम्हे के लिए जूम कर लो कि ये गाड़ी स्ट्रेट लाइन में जा रही है। तो इसका मतलब ये जो हमारा एफ कॉस थीटा है ये इफेक्टिव कंपोनेंट है, ये असल में काम करवा रहा है। एफ साइन थीटा वाला कंपोनेंट जो है वो कोई काम नहीं करवा रहा। ये हमारा स्टूडेंट्स कौन सा है, इफेक्टिव कंपोनेंट है। जबकि समटाइम स्टूडेंट से पूछा जाता है कि भाई एफ साइन थीटा वाला कंपोनेंट जो है वो क्यों काम नहीं कर रहा। तो स्टूडेंट अगर आप एफ साइन थीटा वाले कंपोनेंट का डिस्प्लेसमेंट के साथ एंगल देखो तो वो एंगल जो है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री। और आपने थोड़ा सा आगे चल के पढ़ना है या आपको पता होना चाहिए कि जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 90 डिग्री बन जाए तो वर्क नहीं हो रहा होता। तो यहाँ पे असल में जो वर्क करवा रहा है वो कौन सा कंपोनेंट है, एफ कॉस थीटा। और स्टूडेंट्स ये जो एफ कॉस थीटा है ये फोर्स का वो कंपोनेंट है जो किसकी डायरेक्शन में आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट की। जो एफ साइन थीटा वाला है वो तो परपेंडिकुलर आ रहा है डिस्प्लेसमेंट के, एफ कॉस थीटा जो है ये डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल आ रहा है। तो लिहाजा यू कैन डिफाइन वर्क इन अनदर वे। आप यहाँ से वर्क को एक और तरह से भी डिफाइन कर सकते हो। ये जो एफ कॉस थीटा है मैंने बता दिया ये फोर्स का वो कंपोनेंट है जो किसकी डायरेक्शन में आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में। और ये डी क्या है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट है। तो नाउ यू कैन हैव द सेकंड डेफिनेशन ऑफ द वर्क। अगर हम सिंपल क्या ले लें, प्रोडक्ट। वर्क की दूसरी डेफिनेशन बेटे सुन लो, दिस इज एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ
ये डी क्या चीज है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सबसे पहले तो आपको डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड लेनी है, उसका प्रोडक्ट ले लेना है स्टूडेंट्स किसके साथ, द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स। बेटा ये एफ कॉस थीटा क्या है, ये फोर्स का वो कंपोनेंट है जो किस डायरेक्शन में आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, एंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये है स्टूडेंट्स वर्क की दूसरी डेफिनेशन। तो कोई भी डेफिनेशन आ जाए तो बड़े ध्यान से आप अप्रोच कीजिएगा। तो अभी तो सिंपली मैंने वर्क जो है उसको डिफाइन किया और हमने वर्क की दोनों तरह की डेफिनेशन जो है वो बेटे पढ़ ली हैं। तो आपको कोई भी डेफिनेशन आए तो अप्रोच करनी आनी चाहिए। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारे पास बहुत तरह के वर्क हैं। इस वीडियो में इंशाल्लाह आप तमाम तरह के वर्क के बारे में जो है वो सीख रहे होगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स वी कैन हैव द मैकेनिकल वर्क। जैसे मैंने अभी वर्क का जनरल फॉर्मूला लिखा कि जब भी हम फोर्स लगा रहे होते हैं और डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा होता है तो यूजुअली हमारे पास मैकेनिकल वर्क हो रहा होता है। मैकेनिकल वर्क का जो फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, दैट इज एफ डॉट डी। अभी बेटे मैं तमाम तरह के वर्क्स के बारे में थोड़ा थोड़ा सरसरी सा बता रहा हूँ, लेकिन अभी जैसे हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे तो हम इन तमाम तरह के वर्क्स को बहुत डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। तो मैकेनिकल वर्क का फॉर्मूला लिखे, मैं अभी इसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। देयर इज अनदर टाइप ऑफ वर्क स्टूडेंट जो कि है ग्रेविटेशनल वर्क। समटाइम हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग ग्रेविटेशन फील्ड में मूव कर रहे होते हैं और हमें पूछा जाता है कि बताओ ग्रेविटेशन फील्ड के दौरान मूव करते हुए कितना वर्क हो रहा है। तो वहां पर जो आप वर्क का फॉर्मूला यूज कर रहे होगे दैट इज प्लस माइनस एम जी एच। हम इसके बारे में भी डिटेल से बात करने जा रहे हैं। ओके, लेकिन सम टाइम बेटे क्या होता है, वो स्प्रिंग या वायर्स को स्ट्रेच कर रहा होता है, कंप्रेस कर रहा होता है और बोल रहा होता है वायर या स्प्रिंग को स्ट्रेच या कंप्रेस करने में कितना वर्क हो रहा है तो वो बताएं। तो वहां पे हम कर रहे होंगे इलास्टिक वर्क की बात। स्टूडेंट इलास्टिक वर्क में दो चीजें याद रखिएगा कि यहाँ पे वायर्स भी हो सकती हैं, स्प्रिंग्स भी हो सकते हैं। तो अगर तो हमारे पास वो स्प्रिंग्स वगैरह को स्ट्रेच कर रहा है तो स्प्रिंग्स की स्ट्रेचिंग के केस में जो हमारे पास वर्क का एक्सप्रेशन होगा दैट विल बी 1/2 kx स्क्वेयर। यहाँ पे कितने मुख्तलिफ तरह के सवालात बनेंगे वो भी हम आगे चल के डिस्कस कर रहे होंगे। या हो सकता है इलास्टिक फोर्स में बेटे वो क्या कर रहा हो, वो वायर्स को स्ट्रेच या कंप्रेस कर रहा हो। तो जब भी वो वायर्स को स्ट्रेच या कंप्रेस करेगा, आपने जो है वो फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स का चैप्टर पढ़ रखा है। तो वहां पे आपने पढ़ा था कि जब भी वायर्स को स्ट्रेच या कंप्रेस करते हैं तो उसमें जो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होती है उसका फॉर्मूला 1/2 F × डेल्टा एल। तो एक तो आपको ये भी पता होना चाहिए। फिर नंबर 4 पे स्टूडेंट्स हम लोग बात करने जा रहे हैं, वो गैसेस को कंप्रेस या स्ट्रेच करेगा, यानी थर्मोडायनामिक वर्क की बात कर रहा होगा। तो जब भी हम लोग थर्मोडायनामिक वर्क की बात करेंगे तो आप वर्क को मालूम करने के लिए यू विल बी यूजिंग द एक्सप्रेशन P इंटू डेल्टा वी। स्टूडेंट्स P क्या है, प्रेशर है, और डेल्टा वी है उस गैस के वॉल्यूम में आने वाला चेंज। तो जब भी गैसेस आ जाए तो यू विल बी यूजिंग दिस वन एक्सप्रेशन। और फिर अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि सम टाइम कभी हम चार्जेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करवा रहे होते हैं। तो जब चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है तो फोर्स भी लग रही होती है और डिस्प्लेसमेंट भी कवर हो रहा होता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उस चार्ज के ऊपर कितना वर्क हो रहा है। तो बच्चों उसका फॉर्मूला भी लिख लें। जब भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करवाते हैं तो कितना वर्क होता है, दैट कैन बी फाउंड बाय Q इंटू डेल्टा वी। Q क्या चीज है, जितना चार्ज हम मूव करवा रहे हैं। डेल्टा वी क्या है, जितना उस जगह पे पोटेंशियल डिफरेंस है। और समटाइम कैपेसिटर्स की अगर हम लोग बात करें तो कैपेसिटर्स में भी वर्क या एनर्जी जो है वो स्टोर हो रही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर्ड एनर्जी की बात करें तो यू कैन यूज 1/2 QV, 1/2 CV² या 1/2 Q² ओवर C। ये तमाम फॉर्मूले हैं जो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड में जो वर्क स्टोर हो रहा है उसके बारे में बता रहे हैं। और लास्ट वन बेटे, सम टाइम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी वर्क स्टोर हो रहा होता है। जैसे आपने स्टेन वो मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर का टॉपिक पढ़ा हुआ है। तो जो जब भी मैग्नेटिक फील्ड में हम कोई कॉइल रखते हैं तो उस पे कितना वर्क हो रहा होता है या उसमें कितनी एनर्जी स्टोर हो रही होती है स्टूडेंट्स, उसका फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। 1/2 B²। ये बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ। म्यू नॉट क्या है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी। इनटू क्या आएगा,
एल आएगा। ये हमारे पास एक्सप्रेशन है कि जब भी हम कॉइल को ऑल्टरनेटिंग करंट के अंदर रख रहे होंगे तो उसके मैग्नेटिक फील्ड में कितनी एनर्जी स्टोर हो रही होगी। तो स्टूडेंट्स, आपको ये तमाम तरह के वर्क की नाउ हाउ होनी चाहिए, और मैं बता रहा हूँ कि हम इस वीडियो में तमाम तरह के वर्क को जो है वो बड़ा डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इस चैनल में एमडी कैट, ई कैट और पीपीएससी एग्जाम से रिलेटेड जो है वो बहुत सारी वीडियोस जो है मौजूद भी हैं और मुसलसल वीडियोस पोस्ट भी हो रही होती हैं, तो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और स्टूडेंट्स, चले वीडियो में हम जल्दी से आगे मूव करते हैं। ये तो मैंने वर्क के बारे में बता दिया, लेकिन अब इनको वन बाय वन जो है हम एलेबोरेट करते हैं। सबसे पहले हमने बात की थी मैकेनिकल वर्क के बारे में। मैंने बताया मुख्तलिफ तरह के वर्क्स हैं, सबको डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। इंशाल्लाह आप तमाम तरह के सवालात को सॉल्व कर पा रहे होगे। अभी सबसे पहले स्टूडेंट्स, जो वर्क का जो जनरल फॉर्मूला है वो हमने पढ़ा था। W इज इक्वल टू क्या है, एफ डी कॉज ऑफ थीटा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको ये याद रखनी है कि ये जो थीटा है ये कौन सी दो चीजों के दरमियान एंगल है। याद रखो, जो थीटा है दैट इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ये है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। तो यहाँ पे ना मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आ रहे होंगे दे विल बी बेस्ड ऑन द एंगल, यानी वो एंगल की वेरिएशन के आपको क्वेश्चन जो है वो दे रहा होगा। तो आइए एंगल की वेरिएशन के मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चन समझते हैं। बच्चों, सबसे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद कर लेनी जल्दी जल्दी, कि अगर हमारे पास कभी ऐसा हो जाए कि एक ऑब्जेक्ट पे लगने वाली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हो जाए। लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ कि मैं एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में कवर कर रहा है। सोच के बताओ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। और जो ही एंगल 0 डिग्री बनेगा तो वर्क के बारे में आपको दो चीजें याद करनी है। पहली चीज ये याद कर लो, एक तो बेटे कॉस जीरो की वैल्यू, क्योंकि कॉस इन्वॉल्व है। बेटे कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, याद रखो कॉस फंक्शन की वैल्यू हमेशा -1 से लेके 1 तक वेरी करेगी। कॉस फंक्शन की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू 1 आती है, और वो कितने एंगल पे आती है, 0 डिग्री पे। तो एक तो सुन लो, कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, यानी वर्क हमारा आएगा पॉजिटिव में। और दूसरी बात सुन लो, जो हमारा वर्क डन आएगा बेटे वो मैक्सिमम आएगा। मैं दो चीजें आपको जो है वो बोलूंगा कि याद करो। थीटा जब भी 0 डिग्री होगा यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल होंगे, तो जो वर्क डन होगा एक तो वो पॉजिटिव होगा, और दूसरा बेटे वो क्या होगा, मैक्सिमम। लेकिन एक और बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, आइए उसको भी जल्दी से दूर कर लेते हैं। हाँ, अगर कभी ऐसा हो जाए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एंटी पैरेलल हो जाएं, लाइक आप क्या कर रहे हो, ये ऑब्जेक्ट जो है वो इधर को मूव कर रहा था, आपने इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा के इसको रोकने की कोशिश की। बताओ बच्चों, जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है ये पैरेलल है या एंटी पैरेलल। तो बेटे ये एंटी पैरेलल है, लिहाजा थीटा कितना बनेगा, 180। अब आपको एक चीज पता है कि जो cos 180 की है उसकी वैल्यू -1 होती है। तो पहली बात तो सुन लो, जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव आएगा। अब अगला मेरा सवाल है, वर्क डन मैक्सिमम होगा कि मिनिमम। बच्चे कहते हैं मिनिमम, क्योंकि भाई cos फंक्शन की कम से कम वैल्यू -1 होती है। बेटे नहीं, यहां भी वर्क मैक्सिमम होगा। भाई क्यों मैक्सिमम होगा, आइए इस बात को सोच लेते हैं। बेटे याद रखो, चलें इस बात को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं कहता हूं कि लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, चले एक कार है, उसको हमने मूव करवाने में कोई ना कोई वर्क किया। मैं कहता हूँ आपने इस गाड़ी को मूव करवाने में, लेट्स सपोज जो आप वर्क परफॉर्म कर रहे हो इस गाड़ी को मूव करवाने में, चलो इधर को मूव करवा रहे हो, आपने इसके ऊपर कितना वर्क परफॉर्म किया, 1000 जूल का। बेटे जब मैंने 1000 जूल का वर्क परफॉर्म किया तो इस गाड़ी में कितनी काइनेटिक एनर्जी आ चुकी है, भाई जितना वर्क करेंगे उतनी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। अब मैं इस गाड़ी को रोकना चाहता हूं, तो मुझे रोकने के लिए इस गाड़ी के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगी, और भाई यानी ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करना पड़ेगा। तो ये गाड़ी तब जाके रुकेगी जब जितनी काइनेटिक एनर्जी थी उतना मैं ऑपोजिट साइड पे वर्क करूंगा, यानी मुझे इस गाड़ी पे वर्क करना पड़ेगा 1000 जूल का ही। लेकिन नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि यहाँ पे जो आप फोर्स लगा रहे हो ना, वो डिस्प्लेसमेंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हो, यानी गाड़ी को मूव करवाने में वर्क भी 1000 जूल हुआ, गाड़ी को रोकने में भी 1000 जूल हो रहा है। जो मूव करवाने में था वो पॉजिटिव था, और जो स्टूडेंट्स रोकने में है वो नेगेटिव है। बट नेगेटिव 1000 जूल का मतलब ये नहीं है
कि वर्क कम हुआ है, वर्क अभी भी उतना ही हुआ है, लेकिन डायरेक्शन जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की क्या है, ऑपोजिट है। तो एक बात पल्ले बांध लो कि वो पूछे कब कब वर्क मैक्सिमम होगा। तो दो एंगल ऐसे हैं, कौन कौन से, 0 और 180, जहां पे वर्क मैक्सिमम होगा। अगर आप इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे तो ये पास पेपर में कुछ सवाल आए हुए हैं, देखें जरा। यूएचएस 2017 में एक क्वेश्चन आया था स्टूडेंट। इस क्वेश्चन में उसने बोला था कि अगर इनमें से बताओ कौन सा जो है वो ग्रेटर वर्क है। ऑप्शन वर 100 जूल, माइनस का 1000 जूल, माइनस का 100 जूल, प्लस का 200। बच्चों ने कहा पॉजिटिव 200 बड़ा वर्क है। बेटे नहीं, आपने वर्क के केस में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना। नेगेटिव साइन इज जस्ट इंडिकेटिंग के द फोर्स इज अप्लाइड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वर्क लेकिन हो अभी भी 1000 जूल ही रहा है, तो यहाँ पे राइट आंसर -1000 जूल होगा। तो होपफुली आपको ये बात समझ आ रही होगी। अच्छा बच्चों, ये तो मैंने बता दिया कब वर्क मैक्सिमम होगा। अब हमें मिनिमम वर्क के बारे में बात करनी है, फिर मैं यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट कर रहा हूँ। तो बेटे ये तो मैंने मैक्सिमम वर्क बता दिया। अगर हम लोग एक काम करें, अगर हम फोर्स को डिस्प्लेसमेंट की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगा दें, मतलब एक ऑब्जेक्ट इधर को जा रहा था, हमने क्या किया, उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में स्टूडेंट्स हमने क्या लगा दी, एक फोर्स लगा दी। बताओ एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे जो थीटा होगा स्टूडेंट्स वो होगा 90 डिग्री। और आप सबको पता है जो कॉज 90 होता है उसकी वैल्यू 0 होती है। तो एक तो पहली बात सुन लो, जो वर्क डन होगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। और 0 जो है बेटे वो क्या है, मिनिमम वर्क है। तो अगर आपसे पूछा जाए वर्क मिनिमम कब होगा, तो आपका आंसर कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 90 डिग्री का बनेगा, बेटे हमेशा वर्क की वैल्यू क्या आ रही होगी, 0 आ रही होगी। ऐसे कुछ पास पेपर में सवाल आए हुए हैं, जैसे मैं कुछ एग्जांपल देने जा रहा हूँ जहां पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 90 डिग्री बनेगा और वर्क 0 हो रहा होगा। जैसे देखो, जितनी भी तरह की स्टूडेंट सर्कुलर मोशन है, तमाम तरह की सर्कुलर मोशन, जब भी आप देखो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है ना, और पूछे कितना काम हो रहा होगा, तो याद कर लो तमाम तरह की सर्कुलर मोशन में जो वर्क डन होगा वो हमेशा क्या मिलेगा, 0। 2019 में दोनों के दोनों सवाल वर्क के आए हुए थे, वो सर्कुलर मोशन के थे। अच्छा, पहला सवाल है सर्कुलर मोशन में वर्क 0 क्यों होता है, बेटा इसको समझो। लेट्स सपोज एक ऑब्जेक्ट है वो एक सर्कल में मूव कर रहा है। बेटा याद रखो, जब भी सर्कल में मूव कर रहा होता है तो हमेशा सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रही होती है, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। चलें, ये मैंने बता दी, ये फोर्स लग रही है हमारे। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो आप उसका डिस्प्लेसमेंट चेक करोगे ना, वो अलोंग द टेंजेंट होगा। तो ये डायरेक्शन है स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट की। जल्दी बताओ, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। अब जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 90 डिग्री बने, तो हम पढ़ आए हैं कि 90 डिग्री पे वर्क नहीं होता। तो तमाम तरह की सर्कुलर मोशन में वर्क डन 0 होगा, पहली बात। फिर एक और सवाल आता है कि बताओ स्टूडेंट्स, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कितना काम कर रही है। अगर हम लोग बात करें वर्क डन बाय वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, ये भी एमडी कैट 2019 में आया हुआ था। अगर हम वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें, तो अगेन आवर आंसर विल बी, स्टूडेंट्स कितना होगा, 0 होगा। ये भी चीज याद कर ले, यहाँ भी वही कहानी है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो जाएंगे। और वो अगर आपको बोले कि भाई एक ऑब्जेक्ट है, एक चार्ज है, उसको हमने मैग्नेटिक फील्ड में भेज दिया, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर कितना काम करेगी। तो वर्क डन ऑन अ चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। बेटा याद रखो, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो भी एक डिफ्लेक्टिंग फोर्स है, वो काम नहीं करती, वो पाथ को बेंड कर रही होती है, सर्कुलर पाथ में मूव करवा रही होती है। तो यहां भी स्टूडेंट्स आपका जो वर्क डन आएगा वो 0 आएगा। मैं आपको कुछ ऐसे केसेस याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं कि जहां पे एंगल हमेशा 90 डिग्री बन रहा होता है और वर्क डन की वैल्यू 0 होती है। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि मेरे पास एक पर्सन है और वो एक बकेट को उठा के जा रहा है, तो वहां भी वर्क डन 0 होगा। ओके, तो मैं वो समझा देता हूँ भाई वर्क डन कैसे 0 होगा। लेट्स सपोज हमारे पास एक पर्सन है, वो एक बकेट को उठा के लेके जा रहा है। स्टूडेंट ये हमारे पास बकेट है और एक पर्सन जो है वो इस बकेट को होल्ड करके जा रहा है। ओके, ये है हमारे पास कोई बकेट, ये इसका हैंडल है, और एक पर्सन ने जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा के इसको होल्ड किया हुआ है, यानी आदमी का जो बाजू है वो ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है।
और उस पर्सन को शायद वो दूध लेके घर जा रहा है, तो दूध की एक बाल्टी उसने उठा रखी है और उसको इस डायरेक्शन में जाना है। यह है उसके घर की डायरेक्शन, मतलब वो इसके साइड पे मूव करना है। बताओ डिस्प्लेसमेंट किधर कर रहा होगा स्टूडेंट, इस साइड को उसको जाना है। बताओ फोर्स किधर लग रही है, अपवर्ड। डिस्प्लेसमेंट किधर कवर हो रहा है, हॉरिजॉन्टली, फोर्स है वर्टिकली। तो बताओ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल बना, 90 डिग्री। और आपने पढ़ा जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 90 डिग्री होगा तो स्टूडेंट्स जो वर्क डन की वैल्यू है वो कितनी आ रही होगी, जीरो। तो मैंने आपको कुछ केसेस बताए जहां पे आपको वर्क डन की वैल्यू जीरो मिलेगी। सर्कुलर पाथ में सेंटीपिटल फोर्स का किया हुआ वर्क, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो जाए, या मैंने आपको आखिरी बात बताई कि अगर एक पर्सन जो है वो बकेट कैरी करके जा रहा है, पर्सन मूविंग हॉरिजॉन्टली, मतलब स्टेयर्स वगैरह पे नहीं चढ़ रहा, अगर वो मूविंग हॉरिजॉन्टली है, अ पर्सन मूविंग हॉरिजॉन्टली, और इसने कैरी की हुई है कोई भी लोड, कैरिंग लोड, जब भी उसने लोड या बकेट वगैरह कैरी की हुई है, तो ऐसे केसेस में भी बेटे वर्क क्या बनेगा, जीरो, क्योंकि एंगल जो है वो 90 डिग्री बन रहा है। तो पहली बात याद करो कि जब भी एंगल जो होगा वो 0 या 180 होगा तो वर्क मैक्सिमम होगा और 90 पे मिनिमम होगा। लेकिन एक और चीज याद कर लो, यूजुअली वेक्टर्स में एंगल 180 से बड़ा बनता नहीं है। लेकिन अगर वो आपको बता दे कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल 270 बन रहा है, बेटे कॉस 270 की वैल्यू भी जीरो होती है। तो दो एंगल ऐसे हैं जहां पे आपको वर्क मिनिमम मिलेगा, वो कौन से हैं, जीरो, सॉरी 90 और 270। और दो एंगल ऐसे हैं जहां पे आपको वर्क डन जो होगा वो क्या मिल रहा होगा, मैक्सिमम मिल रहा होगा, वो 0 और 180 है। ओके, मैंने कुछ पास पेपर का रेफरेंस लिया। बेटे एमडी कैट 2019 में दो सवाल आए थे। एक तो उसने पूछा था बताओ वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, तो वो आंसर था जीरो। दैट वाज रियली सिंपल क्वेश्चन 2019। और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैज नो वर्क इज डन, आपको नीचे ढूंढना है किसमें काम नहीं हो रहा। पुशिंग द कार टू स्टार्ट इट मूविंग, भाई यहां तो हो रहा है, हम गाड़ी को धक्का लगा रहे हैं, मतलब फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी कवर कर रहे हैं। लिफ्टिंग द वेट, अब आपको अगर सर अभी बताया था कि नहीं हो रहा, नहीं नहीं, मैंने बोला था कैरिंग द वेट हॉरिजॉन्टली। अगर हम अब एक वेट को अपलिफ्ट कर रहे हैं फिर तो हो रहा है वर्क, क्यों भला, हम फोर्स भी अपवर्ड लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट भी बच्चों उसी डायरेक्शन में कवर हो रहा है, तब तो मैक्सिमम वर्क हो रहा है। लिहाजा ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। डेल्टा देखें, राइटिंग द ऐसे ऑन द पेपर, बेटे यहां भी वर्क हो रहा है। तो पूछ रहा है कहां पे वर्क डन नहीं हो रहा, तो चार्ली ऑप्शन में देखें, द मून ऑर्बिटिंग द अर्थ। मैंने अभी आपको समझाया जितनी भी तरह की सर्कुलर मोशन है उन तमाम सर्कुलर मोशन में कोई वर्क नहीं हो रहा। तो होपफुली आपको वर्क की कहानी समझ आ रही है। अभी बेटे मैंने वर्क, मैकेनिकल वर्क के बारे में बात कर रहा हूँ, और मैकेनिकल वर्क में अभी मैंने सिर्फ आपको एंगल रिलेटेड क्वेश्चन बताए कि जिसमें वो एंगल वेरिएशन करेगा, लेकिन अभी सवाल पूरे नहीं हुए। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं बच्चों। ओके, सम टाइम एंगल के कुछ और क्वेश्चन भी आएंगे। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट है, उस पर 25 जूल का जो है वो वर्क हो रहा है, उस पर फोर्स लग रही है 50 न्यूटन की, डिस्प्लेसमेंट है 1 मीटर, बताओ एंगल कितना होगा। तो बेटे परेशान मत हो, आप लोग क्या करोगे, वर्क का एक फॉर्मूला यूज करोगे, कौन सा भला, एफ डी कॉज ऑफ थीटा। अब उसने खुद बता दिया जो वर्क हो रहा है वो 25 जूल का हो रहा है, जो फोर्स लग रही है वो 50 न्यूटन की लग रही है, जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है वो कितना है, 1 मीटर का। अब आपसे पूछा जा रहा है एंगल कितना होगा। तो स्टूडेंट्स जल्दी से एक काम करो, 50 को इधर लाके डिवाइड करो, तो जब 25 को 50 से डिवाइड करोगे 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या बना, कॉज ऑफ थीटा। अगर आपको यहां से थीटा पता लगाना है तो वो कितना होगा, कॉज इनवर्स ऑफ 1/2। और स्टूडेंट्स कॉज की 1/2 वैल्यू जो होती है वो कहाँ पे होती है, 60 डिग्री पे होती है। तो देखें ये भी एक एंगल रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये भी देख लीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ और चीजें बता रहा हूँ, कभी कभार वो आपको ऐसी कॉम्प्लेक्स डायग्राम देगा कि सारी कहानी ही चेंज हो जाएगी। जैसे मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, इस डायग्राम से रिलेटेड आपसे आपसे सवाल पूछूंगा और आपने बड़े ध्यान से इनको सॉल्व करना है बच्चों। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि हमने एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाई और वो कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट जो है वो इस डायरेक्शन में कवर हो रहा है, और जो हमने फोर्स लगाई थी वो इस डायरेक्शन में लगाई थी। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे उसने वाई एक्सिस बना रखा है, और वाई एक्सिस या वर्टिकल लाइन, और यहाँ पे स्टूडेंट्स वो जो एंगल बना रहा है ये वाला एंगल,
वो उसने हमें कितना बता रखा है, थीटा। अब आपसे पहले मैं सवाल की स्टेटमेंट लिख दूं। सवाल में उसने बोला कि बताओ थीटा की क्या वैल्यू पुट कर दे कि वर्क डन जो है वो मैक्सिमम आए। क्वेश्चन ये है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा, बताओ यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या पुट कर दें कि जो वर्क डन आए वो क्या आए, मैक्सिमम आए। वर्क डन इज मैक्सिमम। अब बच्चे कहते हैं हाँ सर ने थोड़ी देर पहले बताया था जब भी एंगल 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा तो वर्क मैक्सिमम आएगा। तो वो 0 या 180 में से कोई भी ऑप्शन होगा तो उसको चूज कर लेंगे और उनका आंसर गलत आएगा। अब बच्चों पंगा क्या हुआ हमें सोचना है। मैं ना, मेरा रिकमेंडेशन है कि आप कभी भी वर्क का फॉर्मूला एफ डी कॉस थीटा मत लिखो। आप वर्क का जो फॉर्मूला है वो लिखो W इज इक्वल टू, इसका साइज अगर थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए, बेटे आप वर्क का फॉर्मूला लिखो W इज इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ थीटा, मत लिखो, लिखो कॉज ऑफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जितना एंगल कवर हो रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो बेटे वो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा थीटा हो। अब देखो हमें बेटे एंगल कहाँ पे देखना है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में देखना है। तो देखिएगा क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा बन रहा है, स्टूडेंट्स नहीं। आइए, हमें चाहिए ये वाला एंगल। बेटे मुझे ये बताओ यहां से लेके यहां तक टोटल एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, जिसमें से थीटा तो ऊपर बन चुका है। तो ये जो एंगल बनेगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में वो कितना बनेगा, 90 डिग्री माइनस थीटा बनेगा। सर सही है, 90 डिग्री माइनस थीटा। तो अब वर्क का फॉर्मूला यूज करो स्टूडेंट्स, W इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। और मैंने बताया अब फोर, आपने W इज इक्वल टू एफ डी ऐसे ही लिखा, कॉज ऑफ थीटा मत लिख दो। मैंने बोला कॉज के बीच में जो भी एंगल होगा वो होगा जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में बन रहा है। आप डायग्राम में देखो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल जो बन रहा है वो थीटा नहीं बन रहा, वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री माइनस थीटा। और आपको बेटे थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री पता होनी चाहिए। जो कॉज 90 माइनस थीटा होता है ना, वो साइन ऑफ थीटा के बराबर होता है। अब देखो हमारे पास वर्क का नया फॉर्मूला आ चुका है इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली, कितना भला, एफ डी साइन थीटा। तो देखो अब आपको सोचना है कि साइन की क्या वैल्यू पुट करें कि आंसर ज्यादा से ज्यादा आए। बच्चों आपको पता है साइन की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और वो कब होती है, जब हम थीटा कितना पुट कर दें, 90 डिग्री। तो इस डायग्राम में जो हमारा वर्क डन होगा वो मैक्सिमम होगा कितने एंगल पे, 90 डिग्री के। जबकि आप पीछे पढ़ के आए थे कि 90 डिग्री पे वर्क मिनिमम था। बेटे वो अलग कहानी थी, ये अलग है। तो जब भी डायग्राम आए और वर्क या एंगल पूछे तो लाजमी तौर पे कॉस के साथ वो एंगल लिखो जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में बन रहा है। थीटा मत लिखो, क्योंकि कभी कभार उसने थीटा जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में नहीं बनाया होता, कहीं और बना रखा होता है। होपफुली आपको एंगल के क्वेश्चन सारे समझ आ रहे हैं। बेटे जल्दी से मैं एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ। वर्क में एक और तरह का क्वेश्चन आता है, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं इधर जाता हूँ। लेट्स सपोज एक और क्वेश्चन लेते हैं वर्क से रिलेटेड। उसने बताया, मैं मैकेनिकल वर्क की अभी बात कर रहा हूँ। उसने बताया हमारे पास लेट्स सपोज एक ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर एक फोर्स लग रही है। स्टेटमेंट लिखने का टाइम नहीं है। फोर्स लग रही है बच्चों, वो फोर्स कितनी है, लेट्स सपोज मैं बोलता हूँ दैट इज 2I कैप प्लस 3J कैप। ओके। और इस फोर्स के लगने की वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ए से, चले मैं पॉइंट ए बना रहा हूँ। ऑब्जेक्ट जो है वो इनिशियली यहाँ पे था, ये वाले पॉइंट का नाम पॉइंट ए है। और पॉइंट ए के मैंने कोऑर्डिनेट्स बना रखे हैं। लेट्स सपोज पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 और 4। वो इस पॉइंट से मूव किया और कुछ देर के बाद फोर्स लगने की वजह से वो यहाँ पे पहुंच चुका है। स्टूडेंट्स इस पॉइंट का नाम मैं बी रख रहा हूँ। बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, लेट्स सपोज मैं बोल लेता हूँ वो 5 और 8 हैं। अब सवाल ये है कि बताओ जब वो ए से डिस्प्लेस होके बी पे गया तो इस दौरान कितना वर्क हुआ, कितना वर्क हुआ। अब बेटे वर्क तब तक नहीं आएगा जब तक फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट ना आ जाए। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। बच्चों अगर आपने डिस्प्लेसमेंट पता लगाना है तो आपको ये वेक्टर, कौन सा वेक्टर, इस वेक्टर का मैं नाम रख लेता हूं कौन सा, ए बी। ये ए बी वेक्टर पता लगाना पड़ेगा। जब ये ए बी वेक्टर आएगा तो डिस्प्लेसमेंट आएगा। और स्टूडेंट्स अगर आपने वेक्टर्स पढ़ रखे हैं तो मैं बता रहा हूं कि जब भी आपने ए बी वेक्टर पता लगाना है तो आपने करना क्या है,
बी के पोजीशन वेक्टर में से बी को पहले लिखना है बेटे। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं देखो 5 एंड 8। आपने बी में से ए के पोजीशन वेक्टर को, ए के कोऑर्डिनेट्स आपको नजर आ रहे हैं कितने हैं 3 और 4, उनको क्या करना है माइनस करना है। आई रिपीट कि जब भी आपने ए बी पता लगाना है तो बी में से ए को क्या करोगे माइनस, बाद वाला पॉइंट पहले लिखना है डिस्प्लेसमेंट पता लगाते हो। अब कहानी है आसान, 5 माइनस 3 करो कितना आया 2 आया। ओके, तो ये आ गया 2। 8 में से 4 माइनस करो स्टूडेंट्स कितना आया 4 आया। और अगर आप इसको लिखोगे तो ये बनेगा 2i कैप प्लस 4 क्या बना जे कैप। देखो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी आ चुकी है। और अब अगर आपने वर्क फाइंड आउट करना है तो सिंपली यू विल बी मल्टीप्लाइंग फोर्स बाय द डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क पता लगाना है तो आप डॉट प्रोडक्ट लोगे किसका भला, फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो फोर्स उसने दे रखी थी, आपने ऊपर देखी 2i कैप प्लस 3j कैप। तो फोर्स थी 2i कैप प्लस 3j कैप। और जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमने खुद मालूम किया, वो हमारे पास कितना है 2i कैप प्लस 4j कैप। अब मैं आपको डॉट प्रोडक्ट लेना बता रहा हूं, परेशान नहीं होना। एक्स कंपोनेंट को सिंपली एक्स से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4, आई जे वगैरह कुछ नहीं लिखना। वाई कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर लेना है वाई से, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 12। तो 4 प्लस 12 16। और अगर आपके सारे यूनिट ऐसा यूनिट में दिए हुए हैं तो आपका आंसर भी ऐसा यूनिट में आ जाएगा। तो वर्क में एक और तरह के क्वेश्चन आएंगे जहां पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व होंगे, तो बच्चों आपको ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना भी आना चाहिए। तो होपफुली आपको ये सारी कहानी जो है वो बच्चों समझ आ रही है। अब आखिरी बात करूंगा कि वर्क में एक और तरह के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। वो क्वेश्चंस क्या हैं मैं उनकी तरफ जा रहा हूँ, फिर मैं आपको यूनिट्स ऑफ द वर्क बताऊंगा। बेटे मेरा सवाल है, बताओ थीटा कितना पुट कर दें कि वर्क मैक्सिमम आए। तो आपने अभी पढ़ा, मतलब पीछे पढ़ के आए हैं कि थीटा 90 डिग्री पे वर्क मैक्सिमम होगा। वर्क का एक फॉर्मूला लिखो, W इज इक्वल टू, रुकिएगा बच्चों यहाँ पे लिख लो, W इज इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ थीटा। अब मेरा सवाल है, बताओ थीटा कितना पुट करें कि वर्क मैक्सिमम आ जाए। तो आपने पढ़ा था कि थीटा जो है वो अगर हम कितना पुट करते हैं स्टूडेंट्स 0 डिग्री। रुकिएगा, अगर हम थीटा कितना पुट करते हैं 0 डिग्री, तो आपको पता है जो वर्क होगा वो मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम वर्क का फॉर्मूला कितना हो जाएगा एफ डी हो जाएगा। ओके, मैं आपको एक और तरह के एंगल के क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये भी बच्चे परेशान रहते हैं। अब बेटे ये वाला जो फॉर्मूला है ना, इसको अमेंड करके लिख लो। सर इसको कैसे लिख सकते हैं देखिएगा जरा। मैं W लिखूंगा ऐसे ही, बेटे इक्वालिटी लिखूंगा ऐसे ही, जहां पर एफ डी आ रहा है वहां पे मैं क्या लिख सकता हूँ मैक्सिमम वर्क। तो मैं एफ डी की जगह पे लिख दूंगा W मैक्सिमम। और साथ में क्या आ रहा है जल्दी बताओ, कॉज ऑफ थीटा। तो ये बच्चों हमारे पास एक ऐसा फॉर्मूला आ गया है जो किसी भी लम्हे आने वाले वर्क को रिलेट कर रहा है किसके साथ भला, मैक्सिमम वर्क के साथ। अब यहां से दो तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं। मतलब मैं ऐसे आपसे एक सवाल पूछूं कि बताओ स्टूडेंट्स थीटा की कितनी वैल्यू पुट कर दें सच दैट द वर्क बिकम्स क्या भला हाफ ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। बताओ थीटा कितना पुट करें कि वर्क जो है वो मैक्सिमम वैल्यू से क्या हो जाए हाफ हो जाए। अब कहानी बड़ी आसान है। अब वो खुद बोल रहा है कि भाई जो वर्क आ रहा है वो मैक्सिमम वैल्यू से क्या आ रहा है हाफ आ रहा है। तो आप एक काम करो, ये वाला जो वर्क है इसकी जगह लिख दो जो उसने बताया वर्क जो है मैक्सिमम से हाफ है। तो वर्क की जगह पे आप लिख दो क्या भला W मैक्सिमम बाय 2। बाकी सारी चीजें ऐसे लिख लो, W मैक्स ऐसे ही लिखा और कॉज ऑफ थीटा ऐसे लिखा। बच्चों डब्ल्यू मैक्स क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से देखो जो कॉज ऑफ थीटा की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 1/2। और अगर आप थीटा मालूम करना चाहते हो तो वो क्या बनेगा कॉज इनवर्स ऑफ 1/2। और कॉज की 1/2 वैल्यू कितनी होती है 60 डिग्री। तो याद करो 60 डिग्री वो एंगल है जहां पे वर्क जो होगा वो मैक्सिमम वैल्यू से क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आए, लाइक में एक आखिरी सवाल आपने खुद सॉल्व करना है। मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ थीटा कितना रखें सच दैट द वर्क डन बिकम्स कितना भला स्क्वायर रूट 3/2 टाइम्स द मैक्सिमम वैल्यू। बताओ थीटा कितना। बेटे वीडियो को पॉज कर ले और जल्दी से देखें आप इसको सॉल्व कर पा रहे हो। कहानी बड़ी आसान है।
आपने अभी वर्क का फॉर्मूला पढ़ा, W इज इक्वल टू डब्ल्यू मैक्स मल्टीप्लाई बाय क्या था, कॉज ऑफ थीटा। बताओ, वो खुद बोल रहा है जो वर्क है वो कितना है, स्क्वायर रूट 3/2 टाइम्स द मैक्सिमम वैल्यू है। तो स्टूडेंट्स आप क्या करोगे, यहाँ पे वर्क की वैल्यू क्या पुट करोगे, स्क्वायर रूट 3/2 टाइम्स द मैक्सिमम वैल्यू। तो जो ही आप सॉल्व करोगे ना, आपका जो आंसर आएगा वो 30 डिग्री आएगा। मैं नहीं सॉल्व कर रहा, आपने खुद जो है वो सॉल्व करना है। अब आखिरी कहानी की तरफ चलते हैं। लेट्स मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। आपको मैकेनिकल वर्क की, फिर हम उसके बाद ग्रेविटेशनल, थर्मोडायनामिक्स, इलास्टिक स्प्रिंग, ग्राफिकल मेथड, वो सारी बात कर रहे होंगे स्टूडेंट्स। तो जल्दी से हम लोग बात करते हैं बेटे वर्क के यूनिट्स की। वर्क के कुछ यूनिट्स आपके सामने लिखे हुए हैं। वर्क का जो एसआई यूनिट है वो जूल है। आपको पता है वर्क को हमेशा जो है वो जूल में मेजर किया जा रहा होता है। स्टूडेंट्स जल्दी से हम लोग वर्क के यूनिट्स की बात कर रहे हैं, तो मैंने बताया जूल जो है वो इसका ऐसा यूनिट है जिसको अगर आप लोग एक और तरह से लिखना चाहो तो यू कैन राइट इट, जूल को आप लोग लिख सकते हो न्यूटन मीटर भी लिख सकते हो, अगर इसका साइज थोड़ा छोटा कर लिया जाए तो जूल को हम लोग न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं। और अगर आप इसको बेस यूनिट में लिखोगे तो बेटे ये बनेगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। और जूल की डेफिनेशन सबको पता है कि अगर जो है वो 1 न्यूटन की फोर्स लग रही हो और फोर्स की डायरेक्शन में 1 मीटर का डिस्टेंस कवर हो रहा हो तो तब वर्क डन जो है वो 1 जूल होगा। बेटे एसआई सिस्टम के आने से पहले दुनिया में मुख्तलिफ तरह के सिस्टम ऑफ यूनिट राइज थे। सीजीएस भी था, एफकेएस भी था, एफपीएस भी था, एमकेएस भी था। तो सीजीएस सिस्टम में स्टूडेंट्स जो वर्क का यूनिट है वो आपको याद रखना है, वो अर्ज है। और याद रखिएगा जो 1 अर्ज है वो हमारे पास इक्वल होता है किसके भला, 10⁻⁻⁷ जूल्स के बराबर होता है। ओके, ये कन्वर्जन याद कर लीजिएगा। देयर इज अनदर यूनिट ऑफ द वर्क, दैट इज द इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ऑल्सो यूनिट ऑफ वर्क। और सबको पता है जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। लेकिन कभी कभार वो 1 जूल को इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी पूछे तो बच्चों याद कर लो, जो 1 जूल है वो 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगा। ओके, 2020 पीएमसी के टेस्ट में उसने पूछा किलोवाट आवर जो है वो यूनिट, तो हमें पता है किलोवाट आवर भी बेटे वर्क या एनर्जी का यूनिट है। और 1 किलोवाट आवर जो है वो सबको पता है कि जो 1 किलोवाट आवर है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 3.6 मेगा जूल्स। तो ये पीएमसी 2020 में आया था। तो वर्क का एक और यूनिट बेटे दैट इज कैलोरी। जब भी हम कोई भी फूड इनटेक ले रहे हैं तो वहां से हम जो है वो एटीपीज मेरी होती है, हम काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो वर्क का यूनिट रहेगा कैलोरी। और कैलोरी के बारे में याद कर लो, जो 1 कैलोरी है स्टूडेंट्स दैट इज 4.18 जूल। और एक और यूनिट है, जब भी हम यूजुअली इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जैसे एसी वगैरह की जो कंजम्पशन है वो बीटीयू में लिखी होती है बेटे। बीटीयू इज द ब्रिटिश थर्मल यूनिट। और ब्रिटिश थर्मल यूनिट याद कर लो किसके बराबर होता है, 1055 जूल्स के बराबर होता है। तो स्टूडेंट तमाम पॉसिबल यूनिट्स ऑफ द वर्क जो हैं वो आपके सामने है, कोई भी यूनिट आइए आए तो उसको अप्रोच कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स अभी हमने मैकेनिकल वर्क की बात की। नंबर 2 पे हमारे पास मैंने बताया डिफरेंट टाइप के वर्क्स जो है वो पूछे जा रहे होते हैं। तो सम टाइम चीजें जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड में मूव कर रही होती हैं और उस टाइम वो हमारे से वर्क पूछ रहा होता है। तो स्टूडेंट्स फार्मूला आपके सामने है +-mgh। मैं बताऊंगा पॉजिटिव वर्क कब होगा और नेगेटिव वर्क कब होगा, अभी हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड में एक और तरह के क्वेश्चन भी आ रहे होते हैं जहां पे वो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के ऊपर पाइल अप कर रहा होता है। लाइक वो बोलता है 10 ब्रिक्स हैं जिनको एक दूसरे के ऊपर प्लेस करने में कितना काम करना पड़ेगा, या 8 बुक्स हैं उनको एक दूसरे के ऊपर प्लेस करने में कितना काम करना पड़ेगा। तो ऐसे केसेस में स्टूडेंट्स यू विल बी यूजिंग अ शॉर्टकट फॉर्मूला टू फाइंड द वर्क डन। क्योंकि अगर आप वैसे सॉल्व कर रहे हो तो बड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो वो शॉर्टकट फॉर्मूला याद कर लें बेटे, दैट विल बी एन इंटू n-1 ओवर क्या होगा, 2 इंटू mg h होगा। अब इस फॉर्मूले में आपको सीखना है कि n क्या है स्टूडेंट्स। n है जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को आप पाइल अप कर रहे हो। तो n के बारे में जान लो, n इज एक्चुअली द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जिनको आप एक दूसरे के ऊपर पाइल अप कर रहे हो। जैसे एक क्वेश्चन आ रहा है आपके पास स्क्रीन पे कि हमारे पास कुछ ब्रिक्स हैं।
लाइक हमारे पास 8 ब्रिक्स हैं जिनको हमने एक दूसरे के ऊपर प्लेस किया हुआ है। तो बताओ इन ब्रिक्स को एक दूसरे के ऊपर प्लेस करने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो बेटा ये ग्रेविटेशन फील्ड में मूव कर रहे हैं, और जब भी ग्रेविटी के अगेंस्ट चीजों को अपलिफ्ट कर रहे होते हैं तो जो वर्क का फॉर्मूला है वो हमने सीखा, जो शॉर्टकट फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, दैट इज एक्चुअली एन इंटू एन माइनस वन ओवर टू इंटू क्या होगा, एम जी एच होगा। एन है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो कितने ब्रिक्स हैं स्टूडेंट, दे आर 8 ब्रिक्स। तो यहाँ पे 8 लिखेंगे। बाकी देखो 8 - 1 कितना आ जाएगा, 7 ओवर कितना होगा 2 इंटू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एम जी एच होगा। और जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा दैट कम्स आउट टू बी 28 एम जी एच। तो जब भी वो चीजों को एक दूसरे के ऊपर पाइल अप करे और पूछे कितना वर्क हो रहा है, तो शॉर्टकट फॉर्मूला आपके सामने। अब मैंने बताया ग्रेविटी का वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। स्टूडेंट पॉजिटिव वर्क कब आएगा और नेगेटिव वर्क कब आएगा, आइए वो जानते हैं। मैं एक सवाल लिख लेता हूं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझा पाऊं। मतलब एक क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो ये है कि इफ वर्क डन बाय ग्रेविटी इज नेगेटिव। चलें हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर ग्रेविटी का किया हुआ वर्क नेगेटिव है। इफ वर्क डन बाय ग्रेविटी इज नेगेटिव। मैं जब जब स्टेटमेंट लिख रहा हूँ आप साथ सोचते जाएं कि क्या चल रहा है, मतलब फिजिकली भी सोचें। इफ वर्क डन बाय ग्रेविटी इज नेगेटिव, अगर ग्रेविटी का किया हुआ वर्क नेगेटिव है, देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट। बताओ उस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, कम होएगी। मुख्तलिफ ऑप्शन है, चलें ऑप्शन अल्फा लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर रही होगी। बीटा ऑप्शन ले लेते हैं कि लेट्स सपोज जो पोटेंशियल एनर्जी है स्टूडेंट्स वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। चार्ली ले लेते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास वो सेम रह रही है। और डेल्टा स्टेटमेंट लेते हैं कि इनमें से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं। अब बेटे मैंने थोड़ी देर पहले बात की कि वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो अब उसने बोला वर्क डन बाय ग्रेविटी इज नेगेटिव। एक लम्हे के लिए सोचो कि ग्रेविटी का वर्क नेगेटिव कब होगा, आइए इसको समझते हैं। बेटे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में यूजुअली एंगल 180 का बने, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, तो आमतौर पे जो वर्क की वैल्यू आती है वो नेगेटिव में आती है। अब वर्क डन नेगेटिव का मतलब सुने क्या है। आप एक लम्हे के लिए ज्यूम करो, या आपको कंफर्म पता है कि जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो किधर एक्ट कर रही है, डाउनवर्ड। अब बताओ ग्रेविटी का वर्क नेगेटिव कब होने का चांस है, जब ऑब्जेक्ट जो है वो ग्रेविटी के ऑपोजिट जा रहा होगा। मीन ऑब्जेक्ट किधर जा रहा होगा, अपवर्ड। तभी ग्रेविटी का वर्क नेगेटिव आएगा, क्योंकि सबको पता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे लग रही है। और अगर वर्क को नेगेटिव लाना है तो डिस्प्लेसमेंट उसके ऑपोजिट रखना पड़ेगा। तो अब मुझे वर्क डन बाय ग्रेविटी नेगेटिव को देख के ये समझ आई कि द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अपवर्ड। और जब भी ऑब्जेक्ट अपवर्ड जा रहा होगा तो स्टूडेंट्स उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एक्चुअली क्या कर रही होगी, इंक्रीज कर रही होगी। तो याद रखो जब भी चीजें, अब मैं यहाँ पे आपको क्लियरली स्टेट कर रहा हूँ कि ग्रेविटी का वर्क पॉजिटिव कब लोगे, जब चीजें अपवर्ड मूव कर रही होंगी। तो तब वर्क डन बाय ग्रेविटी जो होगा स्टूडेंट्स, आप उसको लिख रहे होगे माइनस एम जी एच, यानी नेगेटिव में आएगा। और जब भी चीजें डाउनवर्ड मूव कर रही होंगी तो तब जो वर्क डन बाय ग्रेविटी होगा वो पॉजिटिव एमजीएच होगा। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि कब आपने ग्रेविटी का वर्क पॉजिटिव यूज करना है, कब नेगेटिव यूज करना है। ओके, चंद एक और सवालात की तरफ चलते हैं। समटाइम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन दोनों आ रही होती हैं, तो ऐसे केसेस में आप किस तरह से चीजों को सॉल्व कर रहे होगे देखते हैं। अ मैन कैरीज अ 1 kg सूटकेस 10 मीटर हॉरिजॉन्टली। अब एक पर्सन है, उसने एक सूटकेस को कैरी किया हुआ है। लेट्स सपोज ये हमारे पास सूटकेस है और उस पर्सन ने उसको यहां से होल्ड कर रखा है, मतलब वो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। और वो सूटकेस को कैरी करके इधर को जा रहा है, और वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है स्टूडेंट्स, दैट इज 10 मीटर। ओके, एंड देन गोज अप टू द स्टेयर्स ऑफ 10 मीटर। फिर वो क्या कर रहा है, नेक्स्ट में हमारे पास स्टेयर्स आ रही हैं, और स्टूडेंट्स वो इन स्टेयर्स पे कहाँ तक ऊपर जा रहा है, हमें हाइट बता रखी है। अब यहाँ से उसको हाइट पे जाना है, और कितनी हाइट पे जाना है वो हमें बता दिया है, 10 मीटर की हाइट पे जाना है। तो अब क्वेश्चन ये है कि इस पर्सन का वर्क डन कितना होगा। तो बेटे पहले इस पाथ को देखते हैं, शुरू के 10 मीटर को, जब वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा था। तो यहाँ पे इस वाले पोर्शन में कोई वर्क नहीं हो रहा, क्यों भला, फोर्स किधर लग रही है, अपवर्ड। डिस्प्लेसमेंट किधर कवर हो रहा है, इस डायरेक्शन में। तो आप लोग बड़ा क्लियरली देख सकते हो
कि जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है दोनों में एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री, यानी इस पैच में वर्क नहीं हो रहा। सिर्फ जब वो वर्टिकली जा रहा है तो तब वर्क हो रहा है। और अभी हमने देखा कि जब भी ऑब्जेक्ट्स जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो जो वर्क का फॉर्मूला होगा स्टूडेंट दैट विल बी mgh। उस सूटकेस का मास देखने कितने का है 1 kg का है। जी की वैल्यू हम यूजुअली 9.8 यूज करते हैं, लेकिन आसानी के लिए 10 यूज कर लें। और कितनी हाइट पे लेके जा रहे हो 10 मीटर की हाइट पे लेके जा रहे हो, तो जो आपका आंसर आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 100 जूल आ जाएगा। और स्टूडेंट 100 जूल के करीब वाला आंसर हमारे पास मौजूद है 98 जूल। तो ये भी वर्टिकल वाला हो गया। अभी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें और पॉज कर लें और इसका आंसर करें। अ मैन लिफ्ट्स अ वेट ऑफ 40 kg through 1 meter in 10 seconds, while a child lifts a weight of 10 kg through a distance of 1 meter in 1 second. What will be the correct inference? मतलब बंदे का काम ज्यादा है, चाइल्ड का काम ज्यादा है, दोनों के काम बराबर हैं, या इट इज अ फुलिश क्वेश्चन, मतलब ये बिल्कुल कोई लॉजिक बनती नहीं। बेटे पहली बात सुनो, ये जो टाइम फैक्टर है ये तो फजूल है। जब भी अगर तो वो पावर की बात करता तो टाइम इन्वॉल्व हो रहा होता है। वर्क वाले केस में टाइम का कोई लेना देना नहीं है। वर्क में हम सिर्फ दो चीजें देख रहे होंगे, फोर्स कितनी लग रही है और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हो रहा है। अब पहला केस लेते हैं कि हमारे पास एक पर्सन है, वो बेटे कितने वेट को अपलिफ्ट कर रहा है, वेट हमें बता दिया गया है। हमारे पास एक 40 kg का वेट है और एक इस पर्सन है उसको अपलिफ्ट कर रहा है। कितनी हाइट तक ऊपर लेके जा रहा है स्टूडेंट्स? अगर मैं हाइट का जिक्र करूं तो ये हाइट हमें दे रखी है। हमें ये बताया गया है कि ये पर्सन जो है ये वेट को अपलिफ्ट कर रहा है और कितनी हाइट तक ऊपर लेके जा रहा है। ये जो हाइट है ये 1 मीटर है। ओके। अब एक चाइल्ड है, वो एक और वेट है जो कितने का है 10 kg का, उसको भी कितनी हाइट तक अपलिफ्ट कर रहा है, वो भी 1 मीटर तक अपलिफ्ट कर रहा है। अब सवाल है कौन ज्यादा काम करेगा। बेटे दिस इज द वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड। और हमने पढ़ा है कि जब भी वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड का हम फॉर्मूला यूज करते हैं तो वो क्या होता है, W इज इक्वल टू mgh होता है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग कहानी है कि दोनों ही ऑब्जेक्ट को कितनी हाइट तक लेके जा रहे हैं 1 मीटर की हाइट तक। तो हाइट तो कांस्टेंट होगी, ये वेरी नहीं करी। जी की वैल्यू भी कांस्टेंट है। अगर हाइट को कांस्टेंट कर लिया जाए, जी की वैल्यू को कांस्टेंट कर लिया जाए, तो जो वर्क डन होगा उसका मास के साथ क्या रिलेशन आ जाएगा डायरेक्ट, यानी वही पर्सन ज्यादा काम कर रहा होगा जो ज्यादा मास को अपलिफ्ट कर रहा है। तो वो जो बंदा है वो कितना मास अपलिफ्ट कर रहा है 40 kg, और जो चाइल्ड है वो कितना मास अपलिफ्ट कर रहा है 10 kg। तो ऑब्वियसली जो 40 kg का ऑब्जेक्ट है उसको 1 मीटर तक राइज करने में ज्यादा वर्क करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू द 10 kg ऑब्जेक्ट। सो वर्क डन बाय दैट मैन विल बी ग्रेटर देन द वर्क डन बाय द चाइल्ड। तो कभी कभार ऐसे भी केसेस आएंगे वो बोल रहा है चीजों को अपलिफ्ट कर रहे हैं, तो बताओ कौन ज्यादा वर्क कर रहा है। तो आपको जब भी ग्रेविटेशन फील्ड में वर्क आएगा तो एमजीएच से जाओगे, तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा अल्फा, मैन डज मोर वर्क देन द चाइल्ड। तो ये तो कहानी रही बच्चों, अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर मूव कर रहे हो तो तब वर्क डन के क्वेश्चन आएंगे। लेकिन समटाइम ऐसा होगा कि आप लोग इलास्टिक फोर्स का किया हुआ वर्क भी आपसे पूछेगा, इलास्टिक फोर्स कितना काम कर रही है। बेटे यहाँ पे दो केसेस बनते हैं। समटाइम जो है वो हम लोग स्प्रिंग्स की बात कर रहे होते हैं, वो आपसे पूछेगा भाई स्प्रिंग्स को हम लोग स्ट्रेच या कंप्रेस कर रहे हैं तो कितना काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम स्प्रिंग्स की कहानी चलाएं तो स्प्रिंग्स की स्ट्रेचिंग या कंप्रेशन में स्टूडेंट्स कितना काम करना पड़ेगा उसका फॉर्मूला लिख लें। W इज इक्वल टू 1/2 k x स्क्वायर। बेटे इस फॉर्मूले में दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए। के क्या चीज है, उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है, याद कर लो के जो है ये स्प्रिंग कांस्टेंट है। और स्टूडेंट्स जो एक्स है वो बेसिकली क्या है, उस स्प्रिंग में कितना स्ट्रेचिंग या कंप्रेशन हो रहा है, यानी एक्सटेंशन भी बोल सकते हो, या अगर हम स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे होंगे तो ये कंप्रेशन भी हो सकती है कि कितना उसको कंप्रेस किया, यानी कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ। लेकिन समटाइम वो स्प्रिंग्स की बात नहीं कर रहा होता, वो वायर्स को स्ट्रेच या कंप्रेस कर रहा होगा। तो आपने डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स का चैप्टर पढ़ रखा है, तो वायर्स को जब भी स्ट्रेच या कंप्रेस करे और आपसे पूछे कितना वर्क हो रहा है, तो देन यू विल बी यूजिंग द एक्सप्रेशन W इज इक्वल टू 1/2 F इंटू डेल्टा एल। एफ क्या चीज है, जितनी उसको स्ट्रेच करने में आप फोर्स लगा रहे हो, और डेल्टा एल है उस वायर में प्रोड्यूस होने वाली एक्सटेंशन। तो इलास्टिक फोर्स का जब भी वर्क पूछे तो मैंने बोला दो केसेस हो सकते हैं, मैं दोनों का एक एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। लेट्स सपोज पहले स्प्रिंग्स के बारे में बात करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे एक क्वेश्चन नजर आ रहा है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे इसमें हमेशा गलती करते हैं।
A long spring subtract by 2 centimeter has a potential energy of 10 जूल। यानी आप ये समझ लो कि एक स्प्रिंग है, उसको 2 सेंटीमीटर खींचने में हमें वर्क कितना करना पड़ा, पोटेंशियल एनर्जी को छोड़ो, आप ये समझो हमें वर्क करना पड़ रहा है स्टूडेंट्स कितना भला, 100 जूल। अब उसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करना है कितना भला, 10 सेंटीमीटर। अब बताओ पोटेंशियल एनर्जी या वर्क कितना होगा। बेटे जब भी स्प्रिंग्स को स्ट्रेच या कंप्रेस करते हैं तो जो वर्क हो रहा होता है, जल्दी से उसका फॉर्मूला बताएं। उसका फॉर्मूला है स्टूडेंट्स W इज इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वेयर। अब देखो स्प्रिंग तो सेम ही है, तो जब तक स्प्रिंग नहीं बदलोगे स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं बदलेगा, के भी कांस्टेंट, टू भी कांस्टेंट। कितना वर्क होगा वो किस बिना पे डिसाइड करेंगे, डिस्प्लेसमेंट के स्क्वायर की बिना पे। तो ये हमारे पास अभी डेवलप हो गया कि अगर एक दफा एक ही स्प्रिंग को बार बार स्ट्रेच कर रहे हैं तो स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट तो हमेशा कांस्टेंट है, टू भी कांस्टेंट है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्स स्क्वायर यानी डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर। अब इसका मतलब है अगर मैं एक साइड पे वर्क्स की रेशियो ले लूं और दूसरी साइड पे डिस्प्लेसमेंट्स के स्क्वायर्स की रेशियो ले लूं तो कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। तो स्टूडेंट मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ W2 ओवर क्या होगा, W1 इज इक्वल टू X2 ओवर क्या होगा, X1, लेकिन सारे का स्क्वायर। हमने बाद में कितना वर्क करना पड़ा वो हमने फाइंड आउट करना है। पहले हमें कितना वर्क करना पड़ा था वो हमें दे रखा है। पहले कितना वर्क करना पड़ा था स्टूडेंट, 100 जूल। बाद वाली एक्सटेंशन हमें दे रखी है कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 10 सेंटीमीटर। पहले वाली एक्सटेंशन कितनी थी, दैट वाज 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर लिखा, सारे का स्टूडेंट्स क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है। तो जो ही कैंसिल करोगे यहाँ पे आएगा 5 का स्क्वायर और यहाँ पे आएगा W2 ओवर 100। ऐसा करो, सॉल्व करो स्टूडेंट्स। जो 5 का स्क्वायर है, मैं यहाँ से W2 की वैल्यू पता लगाने जा रहा हूँ। जो 5 का स्क्वायर है वो कितना आएगा, 25, और 100 को दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई कर दें। नाउ द वर्क डन विल बी 2500 जूल। तो वो कभी कभार ऐसे क्वेश्चन लाएगा कि भाई एक स्प्रिंग है, पहले हमने उसको इतना स्ट्रेच किया तो कितना वर्क करना पड़ा, अब इतना स्ट्रेच करेंगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा अगर स्प्रिंग हमेशा सेम है तो कितना वर्क हो रहा होगा वो डिस्प्लेसमेंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन रख के आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये है सिंपल कहानी। या दूसरे बड़े आसान क्वेश्चन भी रह सकते हैं, मतलब वो आपको बोले कि भाई हमारे पास एक स्प्रिंग है, मैं ये कलर चेंज कर लूँ और हम बात करते हैं। वो बोले जी हमारे पास एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है, लेट्स सपोज मैं बोलता हूँ वो कितना है, मान लें दैट इज 100 न्यूटन पर मीटर है स्प्रिंग कांस्टेंट। और हमने स्प्रिंग को खींचा और उसमें जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रही है वो 10 सेंटीमीटर की प्रोड्यूस हो रही है। तो बताओ कितना वर्क करना पड़ा होगा, दैट इज रियली सिंपल स्टोरी, 1/2 के एक्स स्क्वायर। जल्दी बोलो बच्चों, के की वैल्यू क्या पुट कर रहे हो आप लोग, 100, और एक्स की वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो 10 को ऐसे ही लिखो, सेंटी का मतलब क्या है, 10 की पावर -2, सारे का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो 100 को 2 से डिवाइड करोगे बेटे दैट कम्स आउट टू बी 50। यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बचा, 10 की पावर -1 बच रहा है, उसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो ये आएगा 50 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 जूल, और यू कैन राइट इट 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -1 जूल। तो कभी कभार ऐसा भी होगा कि आपको स्प्रिंग कांस्टेंट और एक्सटेंशन दे रखी होगी और वो आपको पूछेगा बताओ कितना वर्क हो रहा है। तो स्टूडेंट्स अगर स्प्रिंग्स को स्ट्रेच करने में वर्क पूछे तो फॉर्मूला आपने सीख लिया, लेकिन अगर वायर्स का पूछे तो ये भी बड़ी आसान बात है, मैं सवाल नहीं लिख रहा ताकि वीडियो लेंथी ना हो। अगर आपको फोर्स दे दे और वायर में प्रोड्यूस वाली एक्सटेंशन दे दे तो इस फॉर्मूले में आपने वैल्यूज पुट करनी है, एंड यू विल बी गेटिंग द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर्स। वायर्स को स्ट्रेच करने में कितना वर्क होगा वो भी ढूंढ रहे होगे। अब स्टूडेंट्स वर्क में एक और तरह का वर्क, हम नंबर 4 पे थर्मोडायनामिक वर्क की बात करने जा रहे हैं। कभी कभार वो गैसेस को कंप्रेस या स्ट्रेच करेगा और पूछेगा कितना वर्क हो रहा है। तो बेटे थर्मोडायनामिक वर्क के बारे में आपको याद रखना है कि ऐसे केसेस में जो वर्क का फॉर्मूला होगा दैट विल बी क्वाइट सिंपल, Q इंटू क्या होगा, सॉरी Q इंटू डेल्टा वी नहीं होगा बल्कि P इंटू डेल्टा वी होगा। इसको रेज कर लेते हैं। हमारे पास जब भी गैसेस को कंप्रेस या स्ट्रेच करते हैं तो जो वर्क का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स याद कर लें, W इज इक्वल टू पी इंटू डेल्टा वी, यानी प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। आप ये वाला एक्सप्रेशन यूज करके वर्क फाइंड आउट कर रहे होते हैं। एक नीचे जल्दी से लेकिन एक और मैं चीज बता दूं, मैं क्वेश्चन की तरफ तो जा रहा हूँ लेकिन कभी कभार वो स्टूडेंट्स को गुमराह करेगा। वो कभी कभार बोलेगा, हमारी बुक में एक एग्जांपल है, वो बोलेगा हमारे पास एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर का
उसने जो पिस्टन है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है। मतलब ये हमारे पास पिस्टन है, इस पिस्टन का स्टूडेंट उसने क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है, और उसने बोला हमने इस गैस को एक्सपैंड होने दिया या कंप्रेस किया, और कंप्रेस या एक्सपैंड होने के बाद, चले एक्सपैंड होने की बात कर लेते हैं, एक्सपैंड होने के बाद पिस्टन जो है वो मूव करके यहाँ पे चला गया। तो इस दौरान जितना उसने वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया है वो उसने बता दिया कि जो वर्टिकल डिस्टेंस कवर हो रहा है स्टूडेंट्स दैट इज डेल्टा वाई। अब सवाल ये है कि बताओ इस गैस को कब वो होने में, एक्सपैंड होने में कितना काम हुआ। अब आपने तो फॉर्मूला पढ़ा है वर्क का, क्या भला, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम तो दिया ही नहीं हुआ। तो बच्चों मुझे ये बताओ कि क्या आप लोग डेल्टा वी की जगह पे ए इंटू डेल्टा वाई लिख सकते हैं, अगर एरिया को एक और डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर लिया जाए। असल में हम करना बताओ क्या चाह रहे हैं, हम ये वाला वॉल्यूम पता लगाना चाह रहे हैं कि जब वो गैस एक्सपैंड हुई है तो उसने कितना वॉल्यूम कवर किया है। तो वॉल्यूम कवर करना कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। वॉल्यूम मालूम करने के लिए हम लोग क्या करोगे, हम लोग सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे एरिया को एक और लेंथ से, तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो सम टाइम याद रखिएगा, अगर पिस्टन का एरिया दिया हुआ है और वर्टिकली कवर डिस्टेंस दिया हुआ है, तो आप वर्क मालूम करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे होगे। अब कहानी बड़ी आसान है, एक और चीज याद कर लें, यहीं पे एक और इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, इसको डिटेल में जाके थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ पे एक चीज बता दूं कि अगर हमारे पास कौन सा प्रोसेस हो, आइसोकोरिक प्रोसेस हो। स्टूडेंट्स, आइसोकोरिक प्रोसेस कौन सा होता है, जिसमें जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहता है। स्टूडेंट बताओ, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहे यानी ये पिस्टन मूव ही ना करे, तो बताओ चेंज इन वॉल्यूम कितना आएगा, जीरो। और अभी मैंने बताया कि जब भी आप थर्मोडायनामिक वर्क की बात करोगे तो वर्क का फॉर्मूला होगा P इंटू डेल्टा वी, यानी प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। प्रेशर तो लग रहा है लेकिन वॉल्यूम में चेंज कितना आ रहा है, जीरो। तो वर्क डन कितना होगा, जीरो। तो याद कर लो बच्चों, जब भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस की बात हो रही होगी तो वर्क डन की वैल्यू कितनी आ रही होगी, जीरो आ रही होगी। ओके, जल्दी से आपके सामने स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन को आइए हम क्विकली जो है वो सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। उसने बताया पिस्टन ऑफ गैस सप्लाई हैज एन एरिया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, द पंप मूव्स against a fixed pressure of 300 pascal during the part in stroke the piston move the distance of 25 सेंटीमीटर in one direction, what is the work done। अब देखो वही ट्रिक जो मैंने अभी आपको बताया, उसने बोला गैस के एक्सपैंड होने में कितना काम हुआ, काम का फॉर्मूला है बेटे P इंटू डेल्टा वी। अब इंटरेस्टिंगली हमें डेल्टा वी नहीं बताया हुआ, हमें पिस्टन का एरिया दे रखा है और जितना वर्टिकली डिस्टेंस कवर हो रहा है वो दे रखे हैं। तो मैं अब ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, तो ज्यादा अमेंडेड करके बेहतर फॉर्मूला ये लिखने P, और बेटे वॉल्यूम की जगह पे लिख लें, चेंज इन वॉल्यूम की जगह A इंटू क्या लिख लो, डेल्टा वाई लिख लो। अब सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। प्रेशर आप लोगों को दे रखा है, हाउ मच दैट इज 3000 पास्कल। तो ये ले मैं इसको लिख लेता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। बेटे एरिया कितना है, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। 400 ऐसे लिखो, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो वो 10 की पावर कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। और जो वर्टिकल डिस्टेंस कवर हो रहा है वो है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। अब है सारा मैथमेटिक्स का फंडा, जल्दी से सॉल्व कर लो। ये 10 की पावर -2, ये +2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ऐसा करो, 25 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 में ऐसे लिखता हूँ, साथ में बेटे 10 की पावर 3 ये बचा और -4 ये बचा, तो कितना बचा, 10 की पावर -1। अब बाकी बचा 25 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे 100 आएगा, आप 100 को लिख लोगे 10 की पावर 2। तो जो ही आप सॉल्व करोगे ये बनेगा 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1, यानी दिस कम्स आउट टू बी 30 जूल। तो ध्यान में रखिएगा, एक चौथी टाइप का वर्क आपसे पूछा जा सकता है, वो कौन सा है, थर्मोडायनेमिक वर्क। और होपफुली आपको थर्मोडायनेमिक वर्क की कहानी भी समझ आ चुकी होगी स्टूडेंट। अब नेक्स्ट चलते हैं बेटे, सम टाइम वो ग्राफ दे के आपसे वर्क पूछ रहा होगा कि बताओ ये वाला ग्राफ है, बताओ कितना कितना वर्क आएगा। एमडी कैट 2017 में 2 दफा टेस्ट हुआ, रिकंडक्ट हुआ था टेस्ट। दोनों दफा स्टूडेंट्स जो है वो वहां पे जो क्वेश्चन आए ना वो ग्राफ के आए। तो लिहाजा ग्राफ के क्वेश्चंस को ध्यान से समझ लो। और अभी मैं आगे चल के जो है वो पास पेपर के 2 सवाल अभी बस वीडियो के एंड पे चल रहे हैं हम लोग, तो वो भी मैंने आपको बता रहा हूँ कि कुछ ग्राफ्स ऐसे हैं जिनका जब भी आप एरिया पता लगाओगे तो वो हमेशा आपको क्या प्रोवाइड कर रहे होंगे, वर्क डन। वो कौन कौन से ग्राफ हैं स्टूडेंट्स, याद कर लो। अगर आपके पास ग्राफ प्लॉटेड है, कौन सी दो चीजों के बीच में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में।
अगर आपने फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रखा है, वो जैसा भी ग्राफ है, उस ग्राफ का जब भी एरिया पता लगाओगे, अब बच्चों परेशान मत होइएगा, वेन एवर यू आर फाइंडिंग द एरिया ऑफ द ग्राफ, तो एरिया मालूम करने के लिए ट्राइंगल रेक्टेंगल कुछ भी बन रही होगी, लेकिन एरिया ये पता लगाना हो कि एरिया कौन सी क्वांटिटी दे रहा है, तो आपने एक्स और वाई वाली क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर लेना है। आपको पता है जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जल्दी बताओ आना क्या है, वर्क आना है। यानी अगर आपने ये पता लगाना है कि ग्राफ का एरिया हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, तो आपने एक्स और वाई वाली क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर लेना है, वहां से समझ आ रही होगी एरिया का प्रोवाइड कर रहा है। एक तो ये ग्राफ है। स्टूडेंट्स कुछ और ग्राफ हैं जिनका एरिया जब भी लेंगे तो वो आपको वर्क डन प्रोवाइड करेगा। वो कौन सा ग्राफ है? अगर हम दो चीजों के बीच में ग्राफ बना लें, किस किस चीज के बीच में? अगर बेटे हम लोग ग्राफ बना लें प्रेशर, ये पी प्रेशर है बच्चों याद रखिएगा, और वॉल्यूम के बीच में, गैसेस के केस में जब भी प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बना होगा, वट एवर दैट टाइप ऑफ ग्राफ इज, बेटे इस ग्राफ का जब भी एरिया पता लगाएंगे तो ये आपको क्या दे रहा होगा? वर्क डन दे रहा होगा। सिमिलरली याद कर लो, जब भी ग्राफ बना होगा बच्चों, कौन सी दो चीजों के बीच में? पावर और टाइम के बीच में। ओके, पावर और टाइम के बीच में जब भी आप ग्राफ बनाओगे, वो जैसा भी ग्राफ है, इस ग्राफ का एरिया भी आपको क्या प्रोवाइड करेगा? वर्क डन। चले मैं कहता हूँ मैंने प्रेशर और पावर और टाइम के बीच में ग्राफ। अब बच्चों को ये नहीं समझ आ रहा कि ये कैसे आ रहा है, बेटे मैंने अभी बताया, एरिया मालूम करने के लिए यू विल बी सिंपली मल्टीप्लाइंग द क्वांटिटीज ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस। तो देखो वाई एक्सिस पे हम ले रहे हैं पावर, एक्स एक्सिस पे क्या ले रहे हैं? टाइम। और आपको पता है पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम जो है वो वर्क या एनर्जी होता है, तो पावर और टाइम के बीच में ग्राफ दिया हुआ है तब भी। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और चीज याद रखो कि अगर हमें ग्राफ दे रखा है कौन सी दो चीजों के बीच में? अगर हमें ग्राफ दे रखा है चार्ज और किसके बीच में? पोटेंशियल, यहाँ पे बी पोटेंशियल है याद रखिएगा। अगर चार्ज और पोटेंशियल के बीच में ग्राफ दे रखा है, वट एवर दैट टाइप ऑफ ग्राफ इज, चले मैं कहता हूँ ऐसा ग्राफ बन रहा है, इस ग्राफ का एरिया जो है वो भी आपको क्या प्रोवाइड करेगा? वर्क डन। आपको पता है इलेक्ट्रिकल वर्क का फॉर्मूला क्यू इंटू वी होता है। और फिर एक आखिरी ग्राफ जिसका जब आप एरिया पता लगाएंगे तो यू विल बी गेटिंग द वर्क। मैं वो ग्राफ आपके सामने बनाने जा रहा हूँ। चलें एक और ग्राफ बनाते हैं स्टूडेंट्स। अगर मैं ग्राफ बना लूं किसके बीच में? फोर्स और एक्सटेंशन के बीच में। ये नहीं, यहाँ पे मैं प्लॉट कर रहा हूँ फोर्स, यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ एक्सटेंशन। मैंने बोला जैसा भी ग्राफ आ रहा है, तो लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ऐसा ग्राफ आ रहा है, फोर्स और एक्सटेंशन के बीच में जब भी ग्राफ बनाओगे उस ग्राफ का एरिया भी आपको क्या दे रहा होगा? वर्क। तो मैंने आपके सामने कुछ ग्राफ लिख दिए। इन ग्राफ्स का जब भी आप एरिया पता लगाओगे तो यू विल बी गेटिंग द वर्क। तो बेटे इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको याद कर ले। मैंने बात की, बस वीडियो का एंड चल रहा है, हम पास पेपर के कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये आपके सामने जो डायग्राम बनी हुई है, ये 2014 सॉरी 2017 एमडी कैट का जो पहला टेस्ट हुआ उसमें ये क्वेश्चन आया। इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाह रहा हूँ, और बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा ताकि आप गलती ना करो। बेटे हमारे पास दो तरह की फोर्सेज हैं, कुछ होती हैं कंजर्वेटिव फोर्सेज और कुछ होती हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज। आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अबाउट द कंजर्वेटिव फोर्सेस, के भाई कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी है। बेटे याद रखिएगा, कुछ फोर्सेस ऐसी हैं जिनका मैं नाम बोल रहा हूँ कि ये कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं या ये कंजर्वेटिव फील्ड्स हैं। पहले तो मैं इनके नाम बता दूं और फिर इनके बारे में दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ। बेटे यूजुअली जैसे हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये एक कंजर्वेटिव फोर्स है। सर ये क्या होती है कंजर्वेटिव फोर्स और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो बताओ। स्टूडेंट्स इसी तरह से जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो भी कंजर्वेटिव फोर्स है। और थोड़ी देर पहले मैंने स्प्रिंग की कंप्रेशन या एक्सटेंशन की बात की, तो वहां पे भी एक फोर्स लग रही होती है जिसका नाम है इलास्टिक फोर्स। तो बेटे मैंने आपके सामने जैसे कुछ फोर्सेस लिखी, तीन फोर्सेस, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स है, जैसे इलास्टिक फोर्स है। बेटे ये जो फोर्सेस ये कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। सर ये कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं स्टूडेंट्स? कंजर्वेटिव फोर्सेस वो हैं जहां पे दो चीजें याद कर लो। एक तो जो वर्क डन है इन अ क्लोज पाथ, कंजर्वेटिव फोर्सेस वो होती हैं जिसमें वर्क इन अ क्लोज्ड पाथ, जब भी आप क्लोज पाथ में मूव कर रहे होते हैं तो आपके पास जो वर्क डन होता है वो कितना आ रहा होगा स्टूडेंट्स? जीरो आ रहा होगा। या दूसरी आपने कंजर्वेटिव फील्ड की एक और कहानी पढ़ रखी है कि कंजर्वेटिव फील्ड या कंजर्वेटिव फोर्स वो होती है जहां पे जो वर्क डन होता है, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड
नहीं कर रहा इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। ओके बच्चों, कंजर्वेटिव फील्ड की पहचान सुन लो क्या है। जो उसमें जब भी आप क्लोज पाथ में मूव करोगे ना, तो हमेशा वर्क की वैल्यू क्या आ रही होगी, जीरो आ रही होगी। और ये एग्जांपल याद कर लें, ये कंजर्वेटिव फोर्स की एग्जांपल्स हैं। पीएमसी 2020 में एक क्वेश्चन आया, मैं वापस फिर इस क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। उससे पूछा बताओ कौन सी नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं। तो मैं जल्दी से बताने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स आपको अबाउट द क्या भला नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज। भाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज कौन सी है उनकी बात कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको नीचे लिखा जाए। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की बात करने जा रहे हैं हम लोग। स्टूडेंट्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन सी हैं। एक फोर्स ऐसी है जो नॉन कंजर्वेटिव है, और वो कौन सी है, दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स। अब ये नॉन कंजर्वेटिव क्या होती है जल्दी से बताता हूँ। ये भी पीएमसी 2020 में आया था कि बताओ इनमें से कौन सी फोर्स जो है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो बेटे जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। अब ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है, तो पहली बात याद कर लो, जिसमें जो वर्क डन है वो किस पे डिपेंड कर रहा होता है, पाथ पे। भाई फ्रिक्शनल फोर्सेस में जाहिर सी बात है, जहां पे ज्यादा फ्रिक्शन होगी काम ज्यादा करना पड़ रहा होगा, जहां पे कम फ्रिक्शन होगी स्टूडेंट्स काम कम करना पड़ रहा होगा। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो है जहां पे वर्क डन जो है वो डिपेंड कर रहा होता है किस पे भला, पाथ पे। ओके, डिपेंड अपॉन पाथ। तो ये सिंपल सी कहानी याद कर लें भाई, कंजर्वेटिव कौन सी है, नॉन कंजर्वेटिव, और कंजर्वेटिव की एग्जांपल याद कर लें, और नॉन कंजर्वेटिव की एग्जांपल फ्रिक्शनल फोर्स याद कर लें। ये जो आपके सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा है, जिसको मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, ये क्वेश्चन बना हुआ था, ये यूएचएस 2017 का क्वेश्चन है। यूएचएस 2017 में ये क्वेश्चन आया, और सवाल ये था कि बताओ बच्चों वर्क कितना हो रहा है। और इस ग्राफ को थोड़ा सा बेहतर कर लेना चाहिए। ये सवाल कुछ इस तरह से था कि उसने यहाँ पे दो एरोज भी लगा रखे थे। बेटे यहाँ पे देखो, ये फोर्स के साथ जी लिखा हुआ है। जी का मतलब है ये कौन सी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। और ग्रेविटेशनल फोर्स में एक जो है वो ग्राफ दे दिया है। अब बच्चे कहते हैं सर आपने बताया था कि जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ आ जाए, तो उस ग्राफ का सिंपली क्या पता लगा लो स्टूडेंट्स, एरिया पता लगा लो। उस ग्राफ का एरिया जो है वो क्या प्रोवाइड कर रहा होगा, वर्क डन। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों को देखना चाहिए कि ये क्लोज पाथ है स्टूडेंट्स। ये एरोज आपको बता रही है क्लोज पाथ है। और मैं अभी आपको बता के आया कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ये कंजर्वेटिव फील्ड है, और इसमें जब भी आप क्लोज पाथ में मूव करोगे, जो वर्क डन की वैल्यू आ रही होगी वो कितनी आ रही होगी, जीरो। तो लिहाजा इस क्वेश्चन में हमारा वर्क डन क्या आएगा, जीरो। लेकिन स्टूडेंट्स मैंने बताया ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वो ग्रेविटेशनल फोर्स की बजाय थर्मोडायनेमिक्स में चला जाता, मतलब लाइक आपको थर्मोडायनेमिक्स में आपको पता है यूजुअली हम जो ग्राफ प्लॉट कर रहे होते हैं वो दो चीजों के बीच में प्लॉट कर रहे होते हैं, प्रेशर और किसके बीच में, वॉल्यूम। अगर यहाँ पे वो कोई क्लोज पाथ बना दे, मतलब एक रेक्टेंगल बना दिया ऐसे ही और एरोज लगा दिया और बता दिया ये क्लोज पाथ है, तो अब पूछे वर्क डन कितना होगा। बेटे अब यहाँ पे वर्क डन जीरो नहीं होगा। याद रखिएगा थर्मोडायनेमिक्स में क्लोज पाथ में चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो होता है, लेकिन वर्क डन कभी भी जीरो नहीं होता। तो यहाँ पे आपको वर्क कैलकुलेट करना है, और वर्क कैलकुलेट करने के लिए आपने इस रेक्टेंगल का क्या पता लगा लेना है, एरिया पता लगा लेना है। तो होपफुली आपको कहानी जो है वो समझ आ रही है। और इसी तरह बेटे एमडी कैट जब 2017 का दोबारा टेस्ट हुआ, तो अगेन आपके पास एक ग्राफ का क्वेश्चन आया हुआ था, और आपको पूछा गया था बताओ इस ग्राफ में कितना वर्क हो रहा है। बेटे अभी मैंने बताया कि जब भी आपने वर्क पता लगाना है तो आपको फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का क्या पता लगाना पड़ेगा, एरिया। अब एरिया में यहाँ पे टोटल आपको चार डब्बे नजर आ रहे हैं। मैं पहले डब्बे का एरिया, इस वाले डब्बे का एरिया पता लगाने लगा हूँ स्टूडेंट। अब इस डब्बे का एरिया पता लगाना है, तो आपको सिंपली क्या करना है, लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करना है। बेटे 10 से 11 पे जा रहे हैं, तो इसकी जो लेंथ आ रही है, इसका साइज अगर थोड़ा छोटा कर लिया जाए, 10 से 11 पे जा रहे हैं, तो बेटे जो लेंथ आ रही है हमारे पास वो कितनी आ रही है, वो आ रही है 1। ओके, और विड्थ भी देखो जरा, ये है विड्थ इस डब्बे की विड्थ, ये वाली है स्टूडेंट विड्थ। और विड्थ की आप लोग रीडिंग देख सकते हो वो कितनी आ रही है, 10 न्यूटन। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, तो इस हिस्से का अगर आप वर्क निकालोगे तो वो कितना आएगा, 10 जूल। ये जो नीचे वाला डब्बा है इसकी भी लेंथ 11 से बेटे 12 पे जा रहे हैं, तो लेंथ तो इसकी भी 1 ही है। और विड्थ इसकी भी 10 ही है, लेकिन यहाँ पे फोर्स नेगेटिव में है, लिहाजा वर्क डन भी किसमें आएगा, नेगेटिव में। इस डब्बे का जो वर्क आएगा वो -10 जूल आएगा। इस डब्बे का फिर लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मालूम करोगे तो अगेन कितना आएगा, 10 जूल।
ओके, तो अगर आप इन तमाम वर्क्स को यूज करते हुए यू आर गोइंग टू फाइंड द नेटवर्क, तो नेटवर्क जो होगा स्टूडेंट्स, वो आपके पास होगा पॉजिटिव का 10 जूल, फिर क्या है माइनस का 10 जूल, और फिर से क्या है पॉजिटिव का 10 जूल। तो जो ही आप इसको सॉल्व करोगे योर आंसर विल बी पॉजिटिव 10 जूल। ये एमडी कैट 2017 के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था। स्टूडेंट्स होपफुली आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आई होगी, और अगर आप एमडी कैट, ई कैट या पीपीएससी एग्जाम से रिलेटेड तैयारी करना चाह रहे हो, तो आप अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पे प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं बेटे, आप तमाम टॉपिक से रिलेटेड जो है वीडियोस देख सकते हो। और अगर आप चाह रहे हो किसी वीडियो पे मजीद लेक्चर बनाने चाहिए, तो वो कमेंट सेक्शन में जो है वो उसको कमेंट करें ताकि उस पर भी लेक्चर बनाए जा सकें। थैंक यू फॉर द पेशेंस लिसनिंग। अल्लाह हाफिज।